हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फोटोन्स एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसी के साथ जो कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया वाला चैप्टर। और अब यूनिट 1 के हम दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है और गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करने से पहले और जो गॉस लॉ है या गॉस थ्योरम है, और जो गॉस थ्योरम है इसको हम दो लेक्चर में डिवाइड करेंगे। एक लेक्चर में हम इसका बेसिक कवर करेंगे, तो इस लेक्चर में हम इसके बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी हमें गॉस थ्योरम में ज़रूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट लेक्चर में पूरी की पूरी गॉस थ्योरम का डेरिवेशन होगा और उसका स्टेटमेंट वगैरह बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वेक्टर में जो हम कवर करने वाले हैं, एक तो एरियल वेक्टर, सॉलिड एंगल एंड क्या बोलते हैं एंड एरियल वेक्टर, सॉलिड एंगल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख लो पहले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को। ठीक है, और शेयर करो फ्रेंड्स वगैरह में, अपने में, सब में, पूरे सर्कल में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एरियल वेक्टर कि एरियल वेक्टर क्या होता है ना। इसको एरिया वेक्टर भी बोलते हैं, तो इसको एरिया वेक्टर भी बोलते हैं, एरिया वेक्टर। ठीक है, यानी अक्षेत्रफल सदिश। एरिया हमको जहाँ तक पता है कि एरिया जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हम ये पढ़ते हुए आए अब तक कि एरिया के पास एरिया जो है केवल एक मैग्नीट्यूड होता है ना, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसका मतलब, राइट, क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है ओनली, है ना। हम कहते हैं ना कि ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर का एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, ओनली एक मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि परिमाण हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं बताते हम इसके बारे में, है ना, केवल एक मैग्नीट्यूड बताते हैं। जो सर्कल है उसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ समथिंग, कोई भी वैल्यू, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सर्कल का एरिया, कोई सर्कल है तो उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या बोलते हैं, केवल एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम हमेशा एरिया के केस में। बट आज हम एक नई इंटरेस्टिंग बात पता करेंगे कि एरिया जो है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। ये ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा। एरिया स्केलर क्वांटिटी है, राइट, बट एरिया इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और वो केस क्या है कि जिसमें एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो केस इंटरेस्टिंग है। और वो केस ये है कि जो कोई सरफेस है उसका जो एरिया होगा वो डिपेंड करता है कि वो 2D है या 3D है। अगर हम 2D शेप की बात करें तो 2D शेप का जो एरिया होता है वो स्केलर होता है, हमेशा स्केलर होता है। और एरिया, और ऐसा मत समझो कि एरिया कोई 3D होता है, एरिया एक्चुअल में 2D ही होता है, लेकिन कोई 2D सरफेस है ना, तो उसका एरिया हमेशा स्केलर होगा। लेकिन अगर कोई 3D स्फीयर है या कोई 3D फिगर है, उसका अगर हम कोई सरफेस काट ले, है ना, इसका मैंने कोई सरफेस एरिया काट लिया, सरफेस काट लिया, तो इसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, एक एरिया वेक्टर होगा। वो एरिया वेक्टर होगा, उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस डायरेक्शन भी होगी। ओके, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई 2D सरफेस है, कोई 2D ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास ओनली एरिया होता है, ओनली एरिया होगा। और वो कैसा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। बट अगर कोई 3D सरफेस है, कोई 3D फिगर है, यानी कोई स्फीयर है, कोई क्यूब है, ठीक है, तो कोई स्फीयर है, कोई क्यूब है, अगर हम इसका छोटा सा पार्ट, इसका एक छोटा सा सरफेस अगर हम काट ले, तो इस सरफेस की क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। और वो डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर। एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करता है। ठीक है, तो ये एंगल जो बन रहा है पर 90 डिग्री का बनेगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करता है, तो ये एंगल 90 डिग्री। ये हो गया हमारा एरियल वेक्टर। बताइए बात क्लियर हुई क्या। तो कहने का क्या मतलब है
कि एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, बस क्या है कि कोई 3D पास सरफेस है या फिगर है, उसका हमने छोटा सा कोई हिस्सा काट लिया, कोई छोटा सा सरफेस काट लिया। उस सरफेस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन होगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एरियल वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर लाई करता है, राइट। सपोज करते हैं कि हमने कोई सरफेस लिया, ये कोई सरफेस है, इसका जो एरिया है, ठीक है, हमने सपोज किया इसका एरिया जो है वो ए है। इसकी जो डायरेक्शन है, अभी मैंने क्या बताई कि जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को, जो कि क्या है, एन कैप। एन कैप इज़ नथिंग, एन कैप मीन्स है या तो आई कैप, जे कैप और के कैप। ये डिपेंड करता है कि हमारा सरफेस किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है और इसका यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हमारा सरफेस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, अगर हमारा सरफेस जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा सरफेस है, ये रखा है यहाँ पे, तो जो यूनिट वेक्टर होगा यानी जो एरियल वेक्टर होगा विल बी अलोंग जेड डायरेक्शन। तो किसके अलोंग होगा, जेड डायरेक्शन के अलोंग होगा, आउटवर्ड आएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारा कोई प्लेन आई और जे में लाई कर रहा है तो यूनिट वेक्टर जो होगा ये के कैप हो जाएगा। अगर आई और के में लाई कर रहा है तो जे कैप हो जाएगा, और अगर जे और के में लाई कर रहा है तो आई कैप उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे लिखते हैं हम एरियल वेक्टर। कोई भी वेक्टर है अगर हमें उसे लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, इस टाइप से लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी वेक्टर को लिखने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें पता चल गई। हमने सपोज किया कि इस सरफेस का जो एरिया है वो ए है, तो इस सरफेस का एरिया ए है। इसकी जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एन कैप है, तो यूनिट वेक्टर जो है हमारा एन कैप हो गया, और इट विल बी इक्वल टू एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप, जहाँ पे ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, राइट, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और एरियल वेक्टर क्या होता है, तो ये हमारा एरियल वेक्टर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, एरियल वेक्टर और सॉलिड एंगल, इनसे एग्जाम में कुछ नहीं आता। ठीक है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए उसमें इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गोस थ्योरम जरूर पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी, और उसमें इन दोनों का यूज़ है। और जो अगली क्वांटिटी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से समझो। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है कि अभी तक हमने नॉर्मल एंगल पढ़ा है ना। एंगल क्या होता है, टू लाइंस है, उनके बीच जो यहाँ पे ये गैप है, जो इनका डिस्प्लेसमेंट है, टू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, यानी कि एंगल से। इसको हमने नाम दिया है एंगल। तो टू लाइंस यानी कि 2D, है ना, 2 डायमेंशनल। तो एंगल जो होता है वो होता है 2 डायमेंशनल, लेकिन सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है 3 डायमेंशनल। ये होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है 3 डायमेंशनल। कैसे, सपोज करो कि भाई हमारे पास, लेट्स सी, तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि हमारे पास एक स्फीयर है, किया कि हमारे पास एक स्फीयर है, और इस स्फीयर पे हमने एक छोटा सा सरफेस लिया, एक छोटा सा सरफेस हमने यहाँ पे काटा, तो कुछ इस टाइप का कटेगा ये, राइट।
तो ये छोटा सा हमने यहाँ पे कोई सरफेस काट लिया इसमें से, ठीक है। अब इस सरफेस को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से। तो यहाँ पे हमने मान लिया इसका सेंटर यहाँ पे है और ये लाइन ड्रॉ हुई इसके इस एज को मिलाने वाली, इस एज को मिलाया हमने इससे, ठीक है, इस तरीके से इसको मिलाया हमने यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले पार्ट को मिलाया हमने, ठीक है। तो इसकी जो चारों की चारों कॉर्नर्स है भी क्या कर रहे हैं, सेंटर पे एक एंगल लाई कर रहे हैं, और ये एंगल कैसा है, 3D एंगल है ना। तो जो सरफेस जो एंगल लाई करता है सेंटर पे उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। हैव यू गॉट माय पॉइंट। जो नॉर्मल एंगल होता है वो होता है टू लाइंस के बिटवीन जो गैप है, जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में, जो डिस्टेंस है उनके बीच में। तो टू लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम एंगल का नाम देते हैं, ये एंगल है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड क्या बोला, लाइंस के बीच में, जो लाइंस इंसिडेंट कर रही है अपने सेंटर पे, तो वो तो हो गया 2D एंगल। लेकिन अगर कोई सरफेस है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर सरफेस है, तो इस सरफेस क्या कर रहा है, ये अपने सेंटर पे एक एंगल लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से तो यहाँ पे एक एंगल लाई कर रहा है ये, तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ओके। तो 3D तो जो 3D एंगल होता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये कौन इंसिडेंट करता है, ये सरफेस इंसिडेंट करता है अपने सेंटर पे। तो किसी 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस अपने सेंटर पे जो एंगल लाई करता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ओके। हमने सपोज करा कि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो r है। ये जो हमने यहाँ पे सरफेस छोटा सा काटा, इसका जो एरिया है वो हमने सपोज करा dA है, ठीक है। स्मॉल एरिया है, बहुत ही स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया है, यानी बहुत ही छोटा सा एरिया है, और उसका हमने मैग्नीट्यूड मान लिया कि dA है, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं यहाँ पे। तो हमने पे सपोज करा कि जो इसका एरिया है वो dA है। हमें पता है यूनिट वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये। तो ये परपेंडिकुलर क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है n कैप, यानी कि इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, राइट। इस 3D एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है यहाँ पे dA। तो जो छोटा सा एलिमेंट है वो एंगल भी क्या करेगा, एक छोटा सा लाई करेगा, एक स्मॉल एंगल लाई करेगा। तो इसको हमने नाम दे दिया d ओमेगा। एक छोटा सा सॉलिड एंगल है d ओमेगा। अब ये d ओमेगा किस बात पे डिपेंड करता है, हमें पता है कि जो एरिया होता है dA, किसी भी बॉडी का, किसी भी सरफेस का एरिया ले लो, है ना। जो एरिया होता है सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो जितने भी एरिया लोगे तो सबके सब क्या आएंगे, अगर रेक्टेंगल का एरिया लो तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। इनडायरेक्टली ये भी लेंथ का स्क्वायर ही बन रहा है, ये भी लेंथ का ही स्क्वायर है, ये भी लेंथ का ही स्क्वायर है। तो एक कॉमन सा आइडिया हमें लग रहा है यहाँ पे कि एरिया जो होता है लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यही बात हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एरिया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जब हम इस प्रोपोर्शनल को यहाँ पे हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट ही यहाँ पे क्या है, ओमेगा, ठीक है, आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा ले लेते हैं इसको, डी ओमेगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को नीचे भेजोगे तो डी ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास dA अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो एक छोटा सा एंगल निकल के आया। अगर हमें पूरा का पूरा एंगल चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो लेट्स इंटीग्रेट इट। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, हमें निकालना है पूरा का पूरा सॉलिड एंगल। तो हम क्या कर देंगे, छोटे से सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट कर देंगे,
कंप्लीट। इसको इंटीग्रेट करा हमने, तो इंटीग्रेट करने के बाद इस डी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ओमेगा इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि रेडियस जो होती है कांस्टेंट होती है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसके ऊपर चला गया, डी ए के ऊपर। और इसका जो सरफेस एरिया होगा, इस पूरे के पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हमें पता है कितना होता है, क्योंकि जो एरिया है ये एक छोटे से एलिमेंट का एरिया हमने लिया था, लेकिन इंटीग्रेशन का मार्क क्या कर रहा है, सबको ऐड कर रहा है, पूरे के पूरे एलिमेंट को जब ऐड करोगे, बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए ना इसके ऊपर सरफेस के, सबको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया, यानी कि इस जो गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देगी, तो ओमेगा इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, तो एस आर, तो इसकी यूनिट को नोट करते हैं हम एस आर से, स्टेरेडियन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो एक स्फीयर है, स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 4 पाई होता है, और यही इंपॉर्टेंट बात है जो हम आगे यूज़ करेंगे गॉस की थ्योरम में, ठीक है। तो इसको रिमेंबर रखो, यहाँ पर याद रखो इस बात को कि सॉलिड का जो सॉलिड एंगल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 4 पाई होता है। तरफ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटेंसिटी का, यानी ई तीव्रता का कोई वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें हमने एक कोई सरफेस रखा हुआ है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इससे पास होने वाला हम फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो जो फ्लक्स होता है इट इज़ अ, तो फ्लक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly या normally passing through any closed surface is called electric flux, is called electric flux bounded by that surface, bounded by that surface। देखिए इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है उस पर्टिकुलर सरफेस से, वो भी नॉर्मली, यानी कि 90 डिग्री के एंगल में, परपेंडिकुलरली, यानी कि अलोंग दी एरियल वेक्टर, एरियल यूनिट कैप वेक्टर, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर है उसी के अलोंग, तो उसको बोलते हैं उस सरफेस से बाउंडेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ बात, सिंपल सा इसका रिप्रेजेंटेशन है कि मान लो कोई सरफेस रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, ठीक है, जो नॉर्मली उससे निकल रही है, उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, उससे बाउंडेड। तो हमने सपोज करा कि हमारे पास ई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी सरफेस पी क्यू आर एस से, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ई की डायरेक्शन है वो क्या है, ई की डायरेक्शन इसके अलोंग है, ये डायरेक्शन किसकी है, ई की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये हमारा एरियल वेक्टर है,
तो इसका नाम दे दिया हमने डी ए वैक्टर। ये हमारा एरियल वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो सपोज किया कि थीटा है कोई, यानी इंटेंसिटी और डी ए के बीच यानी कि एरियल वेक्टर के बीच जो एंगल है वो हमने मान लिया थीटा है। डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग डी ए, यानी हमें इसका ई का घटक लेना पड़ेगा डी ए की डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली तभी तो होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें नॉर्मल वाला कंपोजिशन चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वाला जो कंपोनेंट है इसका वो हमको चाहिए कि जो नॉर्मल में लाई करता है। तो वो कौन सा होगा, ई का डी ए के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ई कोस थीटा, राइट। तो ई कोस थीटा, तो फ्लक्स कितना पास होगा इससे टोटल, तो फाई ई, फ्लक्स को नोट करते हैं फाई ई से। तो फ्लक्स क्या बता रहा है, इसकी डेंसिटी कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वॉल्यूम, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे। तो फ्लक्स क्या होगा, ये भी तो एक डेंसिटी है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है इससे। तो मास की जगह क्या ले लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई कोस थीटा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है नॉर्मली, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ, डी ए के साथ, ठीक है, डी ए। तो इसका प्रोडक्ट डी ए के साथ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, और हमें पता है कि ए बी कोस थीटा को क्या बोलते हैं, ए डॉट बी। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा इनडायरेक्टली, ई डॉट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ई डॉट डी ए, है ना। हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है कि एक छोटा सा एरिया है, क्योंकि हम डी ए के लेके चल रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे या तो इस डी को हटाओ, क्योंकि ये पूरे का पूरे एरिया का बन जाएगा, ताकि ये, तो यहाँ पे फाई ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम छोटा सा एलिमेंट अगर यहाँ पे सपोज कर ले कि एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लाई कर रहा है, उसका ये एरियल वेक्टर है डी ए, तो इससे फ्लक्स भी कितना पास होगा, छोटा सा फ्लक्स पास होगा, थोड़ा सा फ्लक्स पास होगा। इसलिए यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, डी फाई ई, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, डी फाई ई, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डी फाई ई। समझ बात। अगर ये जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये तो एक यूनिफॉर्म एरिया है ना, एक पर्टिकुलर शेप है। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया होता, कोई ऐसी कोई कैसी भी कोई शेप हो सकती थी, है ना, इरेगुलर शेप कैसी भी, तो तब हम क्या करते, उस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते, है ना। वही काम मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि हमने क्या लिया, इस पर छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो डी ए है, ठीक है। इसका जो वेक्टर है एरियल वेक्टर वो डी ए है, जिसकी डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी छोटा सा फ्लक्स होगा, तो बस फाई ई के साथ क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, यानी कि बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल फ्लक्स है, ठीक है। डी ए का मतलब उसका एरिया होगा, छोटा सा डी ए एरिया। अगर हमें इस पूरे के पूरे सरफेस से निकालना है तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स, ठीक है, या नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, और ये इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हैं हम, क्लोज्ड सरफेस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड, है ना। तो क्लोज सरफेस को हम इस तरह नोट करते हैं, इंटीग्रेशन में एक सर्कल सा बन जाता है, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, क्लोज सरफेस पे हो रहा है किसी। डी फाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आया है। इसी से हमारी गोस थ्योरम की स्टार्टिंग होगी, जब हम गोस थ्योरम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको याद रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो ई डॉट डी ए, तो फाई ई किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और ये किसके लिए है, अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म शेप है हमारे पास, कोई नॉन यूनिफॉर्म फिगर है ना। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म फिगर होती तो यहाँ पे फाई ई रखते ओनली, यहाँ पे ए रखते ओनली, क्योंकि हमें उसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे डी ए और डी फाई ई करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है ये सब पे लागू होगा, सब पे अप्लाई होगा, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। लेकिन मैं जो इसको लाया हूँ सपोज करके वो नॉन यूनिफॉर्म करके लाया हूँ, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होगा
तो हम एक छोटा सा एलिमेंट उस पर सपोज कर सकते हैं, है ना। अगर यूनिफॉर्म है तो हम एरिया तो निकाल ही सकते हैं, तो हमें छोटा सा एलिमेंट सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि हम अगर नॉन यूनिफॉर्म कर रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे, और अगर हम यूनिफॉर्मली कर रहे हैं, अगर हमारा फिगर यूनिफॉर्मली है, तो सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बस, यहाँ पे डी नहीं लगेगा कहीं भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारी फिगर्स पे अप्लाई होगा, तो इसलिए हम इसको ही कंसिडर करके चलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, गॉस थ्योरम उसमें हम कराएंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो लेट्स सी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर और खूब पढ़िए अच्छे से, ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक।